फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल के अंदर है ये प्रोजेक्ट, और जैसे मैंने कहा कि 30 सितंबर से पहले इंशाल्लाह ताला इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी जाएगी। इसका जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है, ये तो नीचे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ये हुकूमत बना देगी। इसके ऊपर जो ट्रेन्स चलनी है वो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, निजी शूबा चलाए, क्योंकि ये काम जो है वही बेहतर कर सकते हैं। और उनको इनवाइट करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हों या वो बाहर बैरून मुल्क इन्वेस्टर हों, या मुश्तरका तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी बैरूनी एक्सपर्ट्स को पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है अपने साथ मिलाकर कोई बिड करना जाएँ इसको चलाने के लिए, उसका जो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है वो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है वफाक की, जो हमारी ही प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा है, वो इसके ऊपर काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। पिछले हफ्ते इतवार को भी मेरी मीटिंग्स हुई थी इसके ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मंसूबा जो है, इसकी जो बोर्ड की अप्रूवल है वो अक्टूबर के पहले हिस्से के अंदर, पहले 1-2 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी, और उसके बाद इश्तहारात निकाल दिए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर दिया जाएगा। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को लेकर आना है इस KCR को चलाने के लिए, वो भी साथ साथ इसके जारी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये एक मंसूबा जिसको देखना चाहते हैं, जिसको असद उमर भी देखना चाहते हैं, कराची के शहरी भी देखना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान में उनका ख़ास तौर पे नाम लेना पसंद करूँगा, जस्टिस गुलजार, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इसके मंसूबे की राह में जो रुकावटें थीं उसको दूर करने के लिए बड़े अहम फैसले किए, और उनकी बहुत हौसला अफजाई रही है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जैसे मैंने कहा, वो मंसूबा जो हुकूमतें आती गई और हुकूमतें जाती गई और वो बनाने में कामयाब नहीं हुए, चलाने में कामयाब नहीं हुए, उसमें कामयाबी का एक जो उसका सेहरा है वो ज़रूर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम भी जाएगा। चौथा मंसूबा जो है जी, वो फ्रेट कॉरिडोर का है। ये अली जैदी साहब का जो कराची पोर्ट है, वहाँ पे इस वक्त कंजेशन होती है, बाहर से हमारी जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें डिमरेजेस लग जाते हैं शिप्स की, बिकॉज इसलिए नहीं कि पोर्ट के ऊपर जो बर्थ्स हैं उनके ऊपर कंजेशन है, क्योंकि वहाँ से सामान निकालने के अंदर मुश्किल हो रही है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ से निकलना है। फिर जो वो ट्रक्स वहाँ से निकलते हैं वो शहर के अंदर से जाते हैं, उसके लिए शहर की मुश्किलात भी पैदा होती हैं, सेफ्टी के भी मसाइल होते हैं और आलूदगी भी होती है। ये मंसूबा भी जो है, इसका कंसल्टेंट को अवार्ड कर दिया गया था, कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही है, और हमारा यकीन ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगले महीने यानी अक्टूबर के आखिर तक इसका भी बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा। यानी आप समझ लें कि ये मंसूबा KCR से कोई 2-3-4 हफ्ते पीछे चल रहा है, और उसके बाद इस मंसूबे के ऊपर भी इश्तहार आ जाएंगे। बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट है इसके अंदर। ये कराची का फ्रेट कॉरिडोर है जी, ट्रेन से हम रेल से लेकर जाएंगे कराची पोर्ट से पिपरी तक, 55 किलोमीटर का ये फासला होगा, और ये बजाय के ट्रकों पे जाने के बजाय ये ट्रेन के ज़रिए जाएगी, और इसका डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा। जो इस वक्त हमारी ट्रेन की लाइन, मेन लाइन जा रही है कराची से पिपरी, ये बिल्कुल ट्रैक उसके पैरेलल में होगा, और ये डेडिकेटेड होगा इस काम के लिए, फ्रेट यहाँ से मूव करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा मंसूबा है। इसका भी तखमीना तकरीबन 70 अरब रुपए का है। KCR तो तकरीबन 250 अरब रुपए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसका मंसूबा है। तो दो बहुत बड़े रेल के मंसूबे, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े मंसूबे जो हैं वो उनके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी ठोस तारीख़ों के साथ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी मैं बता दूँ आखिरी प्रोजेक्ट से पहले कि कराची में कुछ बहुत सारे हमारे अपने साथी जो हैं उनको भी बड़े सवालात थे कि जैसे ऐलान किया वज़ीर आज़म ने, उसके बाद क्या हो रहा है। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, वफाक ने ये फ़ैसला किया कि कराची में सिर्फ छोटे काम नहीं करने में, भी अभी आपको छोटे कामों की भी तफसील बताऊंगा, लेकिन कोई 4-5 ऐसे बड़े काम करने हैं जो कराची के अंदर आम तौर पे हुकूमतें जिसके अंदर सरमायाकारी करने से गुरेज करती हों। वो कराची जो सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है पाकिस्तान का, बड़ा अच्छा अभी FBR का डेटा इस वक्त सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। निस्फ एक्सपोर्ट इस मुल्क की, और एक्सपोर्ट आप जैसे सुनते हैं वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा माशी मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे माशी मुस्तकबिल से हमारी कौमी सलामती जुड़ी हुई है। 50% एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जो है वो कराची से हो रही है। शहर के अंदर जो हुकूमतें आती रहीं,
वो किसी ने हक नहीं अदा किया, तो इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े काम करने हैं। मेरे अपने काबीना के कुछ साथी थे जिन्होंने तनकीद की कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों कराची पे लगाया जा रहा है, और जो हक़ाइक़ अभी मैंने आपके सामने रखे, यही हक़ाइक़ मैंने उनके सामने भी रखे। और वज़ीर आज़म सबसे बड़े चैम्पियन है कराची के, और कराची के हक़ के लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले लब्बैक करने वाले हैं, कोई भी जायज़ मुतालबा हो कराची का, वो इमरान खान है। और वो इलेक्शन से पहले भी था और इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद भी आप देख रहे हैं। लेकिन जब बड़े मंसूबे किए जाते हैं तो उनकी मनसूबाबंदी में शुरू में टाइम लगता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आपको मंसूबों पर ग्राउंड पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और तफसील से मैंने बताया, आखिरी मंसूबा कराची का सबसे बड़ा शायद मसला पानी, और ये सिर्फ कराची का नहीं, ये सारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 26 करोड़ गैलन यौमिया की पानी की स्कीम K4, जो 10 साल से ज़्यादा, एक दिहाई से ज़्यादा इल्तवा का शिकार थी, मंसूबा फंस चुका था, सख्त उसके ऊपर तनकीद थी। इसके ऊपर हमारी अपनी वफाकी एजेंसीज़ ने भी हमसे कहा कि ये इसकी ज़िम्मेदारी ना लें, ये मंसूबा इतनी मुश्किलात का शिकार है कि इसकी ज़िम्मेदारी आप ना लें। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि कराची के सबसे बड़े मसाइल के ऊपर आपने काम करना है, ये ज़िम्मेदारी ली गई। एक्नेक ने इस साल जनवरी 2021 में इस मंसूबे की मंजूरी दी। कंसल्टेंट, एक इंटीग्रेटेड कंसल्टेंट, इसके तमाम पहलू की कंसल्टेंसी के लिए रिक्रूट कर लिया गया और उसने मोबिलाइज़ कर लिया जून 2021 को। अक्टूबर के आखिर में 28 अक्टूबर, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं, 28 अक्टूबर इसी साल 21 में उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट जो है वो ड्यू है, जो डिज़ाइन फाइनलाइज कर रहा है। उस डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर फरवरी 2022 में, यानी आज से 5 माह के बाद, इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। और इस वक्त जो वापडा की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, सिंध हुकूमत से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है इसको वापडा के पास, वफाक के पास। उनका तखमीना ये है कि ये अक्टूबर 2023 में ये पानी कराची तक पहुंचा दिया जाएगा, और अंदर शहर के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के मुताबिक सिंध हुकूमत की है। वर्ल्ड बैंक के साथ उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अब देखें, उम्मीद है कि वो मंसूबा भी वक्त पे मुकम्मल हो, लेकिन वफाक की जो ज़िम्मेदारी है कराची तक इस 26 करोड़ गैलन को पहुँचाने की, अक्टूबर 2023 इस वक्त वो कह रहे हैं। मैंने जनरल मुजम्मिल से दरख्वास्त की है कि जनरल साहब, 14 अगस्त जो है बड़ी खूबसूरत तारीख़ है पाकिस्तान की ज़िंदगी के अंदर, हर पाकिस्तानी इसके ज़िंदगी के अंदर एक अहमियत रखती है। और ये जो 14 अगस्त आएगी 2023, वो 76वां साल मुकम्मल होगा। तो इस सालगिरह का तोहफ़ा दें, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और तेज़ किया जाए, इस मंसूबे को, और उसको अगस्त 2023 तक मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। आखिर में जल्दी में थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता दूं जी। K4 का अमाउंट भी बता दें। K4 का अमाउंट, अच्छा, K4 का अमाउंट जो है वो जब ये हमारी अक्टूबर 28 के अंदर आएगा तो उसके बाद हमें इसका तखमीना मुकम्मल होगा। लेकिन जी, कराची सर्कुलर रेलवे का तकरीबन 250 अरब रुपये। आपकी ये जो K4 का है, मैं एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं दे सकता कि जब तक उसकी नहीं आए, लेकिन ये टेंस ऑफ बिलियन यानी दसियों अरबों रुपए के अंदर ये रकम होगी। बड़ा मंसूबा है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। अब आएँ जी उन मंसूबों के ऊपर। ये तो सब बड़े बड़े मंसूबे हैं, टाइम लेते हैं मुकम्मल होने के लिए, लेकिन कराची तो तड़प रहा है, कराची को तो तरसा दिया गया। कराची की तो गली नहीं बनती, कराची की तो नाली नहीं बनती, कराची जो है वहाँ कचरा नहीं उठाया जाता। तो ये छोटी छोटी ज़रूरियात जो वफाक की ज़िम्मेदारी नहीं होती, कराची की खुसूसी मुश्किलात को देखते हुए, कराची का पाकिस्तान के अंदर एक अहमियत को देखते हुए, कराची की जो पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो कराची पैसा भेजता है, उसको देखते हुए इसकी भी मंजूरी दी गई। और इस साल के अंदर मुझे खुशी है कि ये छोटी स्कीमों के लिए 21 अरब रुपया कराची के लिए मुख्तस है हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान में। इसके ऊपर वज़ीर आला को मीटिंग में भी उन्होंने एतराज़ किया था, बाद में निकल के उन्होंने फिर दोबारा इसके ऊपर एतराज़ किया। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती, मैं उनको ऑफ़र करता हूं कि अगर वो सिंध की हुकूमत से NH54 मेरा जो हल्का है इस्लामाबाद में, वो कोई काम भी करना चाहें तो मैं उनको दावत देता हूं, प्लीज़ आइए और मेरे आके हल्के के लोगों की ज़िंदगी बेहतर कीजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, चाहे आपने वहाँ पीपल्स पार्टी के झंडे लगाने हैं वो भी साथ लगा दें।
अगर मेरे हलके के अवाम की, मेरे शहर के अवाम की ज़िंदगी बेहतर होती है तो मैं वेलकम करूँगा, लेकिन उनको इसके ऊपर बहुत एतराज़ था। लेकिन वो करना इसलिए पड़ रहा है कि 13 साल से जो सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, 13 साल तो अभी मुस्तकिल रही है, वरना मैं याद दिलाता हूँ उस दिन बिलावल ने कह दिया था कि हमें वक्त चाहिए, तो मैंने उनको याद दिलाया उनके नाना जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो 20 दिसंबर 1971 को बने थे। 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 6 दफ़ा सूबे में हुकूमत आई है, 4 मरतबा वफाक में हुकूमत आई है। वो कहते हैं वफाक नहीं कर रहा, 4 दफ़ा तो वफाक में हुकूमत रही है। इसलिए अब वो खुश हो या ना हो, वफाक का ये फ़ैसला है कि कराची के ज़ख्मों में मरहम रखने के लिए ये जो छोटे छोटे काम हैं हम इनको भी करेंगे। और एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दूं कि इन कामों पे तो एतराज़ है, लेकिन कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अंदर मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था, कचरा उठाना वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली है। 11 लाख टन कचरा उठा रही है वफाकी हुकूमत, और सिंध की हुकूमत की मर्जी से उठा रही है। 2 चीज़ों को मैं और जिक्र कर दूं और आखिर में सिर्फ सेंसस की बात करूंगा। एहसास कचरा वो नालों वाला कचरा, नालों वाला, ये समझे ये वाला सामने उठा रहे, रोडों वाला बता दीजिएगा। अच्छा, मैं समझा ये बात कर रहे थे, मैं समझा किसी और कचरे की बात कर रहे हैं। वो तो उठाना ही है इंशाल्लाह। वो 2023 में वो भी उठ जाएगा। अच्छा जी, मैं एहसास इमरजेंसी कैश, पिछले साल मुश्किल हालात हुए, वफाक ने 7 अरब रुपए कैश कराची के शहरियों तक पहुंचाया। कराची के 7 अरब रुपए, पूरे सिंध के अंदर 65 अरब रुपए पहुंचाए गए। 65 अरब रुपए, जिसमें से 7 अरब रुपए सिर्फ कराची में पहुंचाया गया। और मैं फिर याद दिला दूं कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ और हमने ये पैसा तकसीम करना शुरू हुआ, तो उस वक्त के अखबार उठा कर देख लें, टीवी उठा के देख लें, वज़ीर आला सिंध ने कहा था ये क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी ये मुजरमाना फेल किया जा रहा है। शायद इसलिए कह रहे थे कि सिंध के अवाम को बराह रास्त रिलीफ क्यों मिल रहा है, लेकिन वो काम भी किया गया। आखिरी चीज़ इसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वैक्सीन। मैं जब शहर में जाता हूँ मैं बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें देखता हूँ सिंध हुकूमत के लीडर्स की और लोगों की, पार्टी के लीडर्स की बड़ी बड़ी मैं तस्वीरें देखता हूँ वैक्सीनेशन सेंटर पे। बड़े मैसेजेस आते हैं, मेरे पास भी मैसेज लोग फॉरवर्ड करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो फलाने के साथ ये करने जा रही है। इस वक्त तक सिर्फ कराची के शहर में वफाकी हुकूमत 10 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन मुहैया कर चुकी है। 10 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन सिर्फ कराची के शहर के अंदर। और इसके मुवाजना आप कर लें, सिंध हुकूमत और 18वीं तरमीम के बाद सेहत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत अभी तक एक टीका भी किसी सिंध के शहरी को देने में नाकाम है, एक टीका भी नहीं। तमाम वैक्सीन जो लगाई गई हैं वो वफाक ने लगाई हैं। पाकिस्तान के अंदर 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुका है। 50,000 वैक्सीन निजी शुबा लेके आया था, जब निजी शुबा भी 50,000 ले आया, हमारी सिंध की हुकूमत एक वैक्सीन नहीं दे सकी। और जो टोटल हमारा टारगेट है, जब तक हम मुकम्मल करेंगे, 25 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी सिर्फ कराची के शहर में, जो वफाक देगा। 25 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन इस कराची के शहर में वफाक देगा। और कोई एहसान नहीं करेगा, ये पैसा कराची का पैसा है, यहीं से जाता है और यहाँ पे लगेगा, तो हमें इसकी खुशी है इस बात की। आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सेंसस, मरदमशुमारी, बहुत बड़ा मसला। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मगर कराची का ये बहुत अरसे से देरीना ये मुतालबा रहा है कि कराची की मरदमशुमारी जो है वो जायज़ नहीं होती, और कराची का जितना हिस्सा है आबादी का वो पूरा नहीं दिखाया जाता। ये सिर्फ कराची में मुतालबा नहीं है, मुल्क के और भी इलाके हैं जहाँ पर है, लेकिन कराची की क्योंकि हम खुसूसी बात कर रहे हैं, कराची का खुसूसी तौर पर ये मुतालबा रहा है। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत 8 साल उन्होंने हुकूमत की, और मैं आपको ऑन एयर कहने को ये तैयार हूँ कि जो हमारे पास सियासी हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उनसे बहुत बेहतर उन्होंने कराची के लिए काम करवाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्दी बावर्दी जर्नैल होते हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर होते हुए वो मरदमशुमारी नहीं करा सके। 1998 में जो आखिरी मरदमशुमारी हुई थी, उसके बाद अगली मरदमशुमारी 19 साल के बाद हुई 2017 में। तमाम
पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से शिकायत आई, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया, कराची में खुसूसी एहतजाज हुआ। अब आप कमाल की चीज़ देखें, जब हम ये मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लेकर गए और हमने कहा कि हमारे ख़्याल में भी ये जो मरदमशुमारी की गई है इसमें सवालिया निशान है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि सिंध की हुकूमत जिसने सारा सिंध का डेटा मरदमशुमारी का इकट्ठा किया था, नीचे से लेकर पटवारी से लेकर ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक तमाम सिंध हुकूमत का वो डेटा इकट्ठा किया हुआ था, उन्होंने कहा कि जनाब ये सब गलत था। उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, वो असेंबली में चले गए हैं, मुश्तरका मुफादात काउंसिल के किसी फैसले के खिलाफ पहली दफ़ा गए। उन्होंने कहा कि वफाक ने क्यों इनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया। मैं ज़रा सिंध के अवाम को बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कराची के अवाम नहीं, सिंध के अवाम को बताना चाहता हूँ कि जो मुतालबा था आपकी हुकूमत का, सिंध की हुकूमत का, उसका असर क्या होता अगर हम ये पुराने सेंसस को, मरदमशुमारी को मुस्तरद करते हैं। क्योंकि दो ही तरीके हैं मसले को हल करने के लिए, या मुस्तरद करें और नया मरदमशुमारी कराएं, या पुराने रिजल्ट को मान लें और फिर नई मरदमशुमारी कराएं। अगर आप इन दोनों में से एक नहीं करते तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हम मुस्तरद करते तो जो इस वक्त सिंध की सीट बढ़ी थी इलेक्शन के अंदर, कराची की सीटें बढ़ी थी इलेक्शन के अंदर, वो दोबारा से 1998 की मरदमशुमारी पे चला जाता और सीटें कम हो जाती। इसी तरीके से अगले NFC अवार्ड के अंदर जो शेयर होता वो 98 की आबादी की बुनियाद पे होता, यानी जो सिंध हुकूमत मुतालबा कर रही थी अगर हम मान लेते तो कराची और सिंध की कराची शहर की भी और पूरे सूबे की भी जो है वो नुमाइंदगी कम हो जाती। इसलिए हमने वो एक्सेप्ट किया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि फौरी दोबारा हम कराएंगे। पिछले दो आप सेंसस उठा के देख लें, 16-16, 17-17, 19-19 साल के गैप से सेंसस होते रहे हैं। ये पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत ने जिस काबीना की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम एक्सेप्ट करें पुराने रिजल्ट और नोटिफाई कर दिया जाए, उसी मीटिंग में काबीना की ये फैसला हुआ कि नया सेंसस कराया जाए। मुझे बहुत खुशी है, इसकी भी जिम्मेदारी प्लानिंग मिनिस्ट्री के पास है। PBS जो है, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स है, वो मातहत इदारा है प्लानिंग डिवीज़न का। हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई, उनकी मुशावरत कंप्लीट हो गई है और कल मैं काबीना के लिए समरी की मंजूरी देकर आया हूं। जब काबीना के सामने रख दी जाएगी, नया सेंसस करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ IT, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, सुपारको, नादरा, नेशनल टेलीकॉम कंपनी, इन सब को हम इस्तेमाल करेंगे और सारी जियो टैगिंग होगी तमाम स्ट्रक्चर्स की, तमाम सूबों को, स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि हमको दो नंबरी करना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हकीकत है वही रिजल्ट सामने आ जाए। पहले दिन से सबको शामिल कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रखेंगे। हर 3 महीने के बाद हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को अपडेट्स देते रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और उम्मीद है और कि ये काम शुरू आज मंजूरी हो जाएगी। काबीना जो है वो अपनी सिफारिश भेज देगी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के पास, जो ये हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार रखता है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फ़ैसले के बाद इंशाअल्लाह ताला इस पर काम शुरू हो जाएगा। 18 महीने के अंदर इसको मुकम्मल करना है। टारगेट हमारा ये है कि ये वक्त पर मुकम्मल हो 2023 के अवाइल के अंदर, और उसके बाद नई हल्का बंदी की जाए इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। 2023 का इलेक्शन जो हो वो इलेक्शन, चले मैं आखिर में ये भी कहता जाऊँ, ये ऑन एयर हूँ तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वो इलेक्शन जो इंशाअल्लाह ताला जिसमें इमरान खान पाकिस्तान के पहले शख्स बनेंगे जो 2 मरतबा मुतवातिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इलेक्ट होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शन जो है वो इस नए मरदमशुमारी की बुनियाद पे होगा, जायज़ आबादी के काउंट के ऊपर होगा। और ये सारे मेरे दोस्त जो सिर्फ पोस्टर लगा रहे हैं सड़कों पे कराची की, जब हुकूमतों का हिस्सा थे काम नहीं किया, तो उनसे मेरी अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी, ये सारे काम जो तरक्याती काम कर रहे हैं, मरदमशुमारी है, इस काम में अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, वरना बैनर लगाना और ड्रिग रोड का रास्ता बंद कर देना वो आपका हक है, वो बेशक आप करते रहें। अली साहब। अच्छा जी, मैं अब सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐड कर दूं सर साहब की गुफ्तगू में, खाली इस मरदमशुमारी पे, क्योंकि ये टास्क उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जब ये काबीना में आया था,
तो उस कमेटी को मैं चेयर कर रहा था, और जब उसकी मीटिंग भी हुई CCI की, उसके बाद भी स्टेटमेंट दिए गए जिसमें ये फाइनली पेश हुआ, जिसमें से हर सूबे की नुमाइंदगी थी उस कमेटी में। मज़े की बात यह है कि जो हमारे सिंध हुकूमत में जो भाई बैठे हैं जो इतराज़ कर रहे थे, असल में तो सेंसस की जो डिटेल निकाली पता चला कि उन्होंने ही कराया था सिंध में, मतलब उन्हीं की हुकूमत में हुआ था, वही DC होता था, वही लोग थे। और जो आजकल कराची के बादशाह हैं, बेताज ही हैं, क्योंकि अभी तक कराची वालों ने नहीं माना, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कमेटी को, वो जो सिंध वाली मरदमशुमारी थी, वो भी उसको चेयर करते थे। और दूसरा, मैं सिर्फ असद की भाई की एक बात और को, जो ड्रेजिंग की उन्होंने बात की, मैं ज़रा आपको कॉस्ट समझा देता हूँ, ड्रेजिंग की कॉस्ट। आपने क्या 1.1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, माने 11 लाख क्यूबिक मीटर, 1.1 मिलियन टन, 1.1 मिलियन टन्स। मैं आपको तो क्यूबिक मीटर की कॉस्ट बता दूं। अभी हमने पोर्ट कासिम में एक बनाया है पूरा डीपनिंग वाइडनिंग का प्लान, जिसमें 5 नई बर्थ्स और पोर्ट कासिम में बन रही हैं, 2 जनरल कार्गो के लिए, 1 इंटीग्रेटेड कंटेनर, और जो 2 नई LNG टर्मिनल्स आ रहे हैं उनकी बर्थ्स। तो 55 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हमें ड्रेच करना है, और जो तकरीबन कॉस्ट है ना एक क्यूबिक मीटर की, अगर कम से कम भी करें तो वो $5.5 से $6 होती है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि ये जो कराची के अंदर से जो कचरा उठाया जा रहा है कि 1.1 मिलियन टन्स, इसको उठाना भी है और उसके बाद ले जाके ट्रांसपोर्ट भी करना है, और ट्रांसपोर्ट के बाद जो उसमें जो तेल पानी का खर्चा है वो सारा, अभी ये बहुत बड़ा एक खर्चा है जो कि होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये कॉन्स्टेंटली रोज़ का रोज़ ये काम हो रहा होता, और इंक्रोचमेंट्स जो हुई हैं अगर वक्त पे रोकी जाती, तो ये होना ही नहीं चाहिए था। अब ये हो इसलिए वफाक यूँ कर रही है कि नहीं हुआ, पहले 13 साल में भी नहीं हुआ, और उससे पहले भी कई सालों नहीं हुआ, और आखिर में जो ये आज 9-11 सितंबर 11 इत्तफाकन आज वही दिन है कि सेकंड कैबिनेट की सेकंड बैच 2018 में, जिसमें मैं था, हमाद अदर साहब थे, मुराद सईद साहब थे, उमर अयूब साहब थे, और एक हमारे मरूम साथी महर साहब, हम 5 लोगों ने एक साथ ओथ लिया था सेकंड बैच में। तो आज मेरी टाइम के पूरे 3 साल हो गए। मैंने क्योंकि इतनी सारी बातें की हैं कराची की, और ये काफ़ी लंबा है, तो मैं इसके लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट सिर्फ मेरी टाइम के लिए करूँगा। इसको आज कराची पे रहने दें, वो भी बता देता हूँ कब करूँगा, वो आज ही कर लेते हैं, और उसका वेन्यू भी बता देता हूँ, आपको मज़ा आएगा। वो एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में आया, जहाँ मैं जा रहा हूँ आप देख भी लें कि हमने वहाँ क्या क्या किया है। सिर्फ मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि देखें, कराची के शहर में कल 2018 के बाद एक तकरीबन आधे शहर में 6 कंटोनमेंट्स हैं, दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है कंटोनमेंट का। तो मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त, हमारी पार्टी की तरफ से दरख्वास्त आई थी तैनात करने की इनसाइड और आउट ऑफ द पोलिंग स्टेशन फ़ौज की, वो मुस्तरद कर दी। शायद वो ख़ुद कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये दरख्वास्त करूँगा इलेक्शन कमीशन से भी और कराची के लोगों से भी और वोटर से भी, वो आपकी मर्ज़ी है, वोट आपका हक़ है, आप जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन प्लीज़ ज़रा, क्योंकि कल रात भी कुछ जमातों ने थोड़ी मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश की। मेरी गुजारिश है कि बड़े अमन से पिछला इलेक्शन हुआ था, और कराची वालों अमन पसंद शहर है, अमन पसंद लोग हैं, तो कल भी अमन पसंदी से कर लें, और सुकून से तरीके से इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त है कि वो ऐसा कंडक्ट करें कि ताकि सब उसको तस्लीम कर लें। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप शायद अब जब उसमें रोड भी शामिल है, रोड शामिल है, अब जब वो जो निकाल रही है वो 600-700 रुपये पर टन में निकालेगी भी, और गार्बेज साइड के लिए तो सिल गवर्नमेंट 300-400 रुपये पर टन निकाल, ये ज़्यादा फिर 250 अरब रुपये जो आप 43 किलोमीटर
किलोमीटर की लाइन के बता रहे हैं, ये 6.5 अरब रुपए पर किलोमीटर होता है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ज़ाहिर है आपने शायद मेरी बात पहले गौर से सुनी नहीं, या आपने फैसला किया कि उसको इग्नोर करना चाहते। भाई मैं आपको 55 किलोमीटर सड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको 54.7 किलोमीटर की कंक्रीट वॉल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कलवर्ट्स, ब्रिजेस, अंडरपासेस की बात कर रहा हूँ। सो कचरा उठाने की कॉस्ट उसमें से बहुत एक छोटा हिस्सा है। जहाँ तक आपकी टोटल कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो फ़ी किलोमीटर कॉस्ट, जो फ़ी पैसेंजर कॉस्ट आपकी आएगी इसकी राइडरशिप की, कराची सर्कुलर रेलवे की, ये इंशाल्लाह लाहौर की जो ट्रेन बनी है उससे बहुत कम होगी। अच्छा तो मतलब मुसलसल तारीख पर तारीख है, कोर्ट वाला काम हो गया कि जो सर्कुलर रेलवे स्टार्ट ही नहीं हो रहा, अगस्त के टाइम पहले दिया था, अब वो मुसलसल आगे जा रहे हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी कैमरे लगे थे चोरी हो चुके हैं, सड़कें बन रही है, तो क्या इस टाइम में हो जाएगा या इससे मजीद आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ जाएगा? सर पहले, अच्छा आपने सर्कुलर रेलवे का, लेकिन शायद आप उसका पूछ रहे थे ग्रीन लाइन का, क्योंकि आपने जब शुरू किया तो मैंने कहा बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं कि 30 साल से तो हम सुन रहे हैं, हर हुकूमत कहती है सर्कुलर रेलवे बनाएंगे, नहीं बना सके तो आपकी बात का क्यों यकीन किया जाए, मैं समझे ये पूछ रहे हैं। सो वो तो मैंने आपको तारीखें दे दी, आपको पता चल जाएगा, आज से 3 हफ्ते के अंदर अंदर नज़र आ जाएगा ग्राउंड ब्रेकिंग होगी या नहीं होगी। जहाँ तक उसकी बात करें, बिल्कुल सही बात करें, हमारी जो बसेस की डिलीवरी है उसके अंदर 51 दिन की डिले आई, चाइना से आना था। आपको पता है कोविड की वजह से जो है शिपिंग लाइंस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। कल ही मुझे एक एक्सपोर्टर बोल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत जनरेट हो रहे हैं, कंटेनर नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। सो उसकी वजह से बिल्कुल 50 दिन का डिले, आपने दुरुस्त बात की। लेकिन जैसे मैंने आपका कहा कि उसमें बहुत सारे, ज़रा सा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन इसलिए मैं चाहता था कि तफसील से एक एक चीज़ आपको बताऊँ, एक एक एलिमेंट मैंने आपको बताया क्या क्या मुकम्मल हो चुका है और क्या बच गया है। ये बताइएगा कि आपने कराची की बात की, कराची के लिए 3 साल में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, आपने बताया कि इतना बड़ा पैकेज और ये वो काम होने जा रहा है, बाकी सिर्फ तो क्या सजा दी जा रही है, उन्होंने सिर्फ पार्टी को वोट दिया है इसलिए काम हुआ नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी मैं सिंध की भी बात कर देता हूँ आपको, लेकिन आपने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ याद दिला दी। आपने कहा कि कराची के लिए इतने अच्छे काम किए, मुझे याद है एक बहुत बड़ा काम कराची के लिए हुआ है जो मैं कहना ही बताना ही भूल गया था, और वो है कराची का एक और देरीना मसला, और वो है बिजली का। कराची के अंदर बिजली सप्लाई के अंदर 1 मेगावाट का भी इजाफा नहीं किया गया था 1 दहाई से ज़्यादा गुजरने के अंदर। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 900 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, और इसके अलावा जो नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है, हमारी नेशनल ग्रिड जो है, वहाँ से मज़ीद 500 से 600 मेगावाट हम बिजली लेने के लिए कामयाब हुए। हमने वो सिस्टम अपग्रेड किया, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उसके लिए भी की, और इसी वजह से इस दफ़ा आपने गर्मियों के अंदर उतनी मुश्किलात नहीं देखी, खासूसी तौर पर रमज़ान के अंदर। अब बाकी सिंध के अंदर आ जाएँ सर, हमने जी 700 मेगावाट आप दे रहे हैं। अच्छा, सिंध का आप पूछ रहे थे, बाकी सिंध का, कराची भी सिंध ही है वैसे, हाँ, मतलब ऐसी याद दहानी के लिए कि कराची भी जो है सिंध का ही हिस्सा है। अच्छा, 14 तरजीही अजलात के लिए वज़ीर आज़म ने पिछले साल एक पैकेज का ऐलान किया था, और उसकी तारीख वो इसी साल था, सिर्फ याद है कौन सा महीना था, अप्रैल में। तो जिस तरीके से हम 1 साल मुकम्मल होने के बाद कराची वाले के पैकेज की आपको तफसील बता रहे हैं, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला जब 1 साल मुकम्मल होगा तो हम वो भी बता देंगे। लेकिन चले मैं आपको उसमें एक अच्छी खुशखबरी पहले बता देता हूँ। सबसे बड़ा मंसूबा उसके अंदर जो है वो कराची हैदराबाद, सक्कर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा है। उसका NHA ने काम मुकम्मल कर लिया है। उसकी बोर्ड की मीटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की 17 सितंबर को मैंने कॉल कर ली है। मैं उसका चेयरमैन हूँ उस बोर्ड का। पेपर्स कल सर्कुलेट कर दिए गए हैं तमाम बोर्ड मेंबर्स को। 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला मंजूरी हो जाएगी सक्कर हैदराबाद मोटरवे के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की, और उसके बाद उसकी बिड्स कर दी जाएंगी। और ये मंसूबा जो है ये 200 अरब रुपए से ज़्यादा का मंसूबा है। और मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं लगता सुनने को, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई चीज़ें याद दिलाना अच्छी होती हैं। 6 दफ़ा सूबे में हुकूमत, 6 दफ़ा सूबे में हुकूमत, 4 दफ़ा वफाक में हुकूमत, 1 इंच पूरे सिंध के अंदर मोटरवे पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई। सर, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो तो फ़िलहाल सिंध हुकूमत कराने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक पोजीशन ली है कि जब तक मरदमशुमारी जो है
वो नई ना हो जाए उस वक्त तक हम नहीं कराएंगे। उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसी को ऑर्डर करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जो है जैसे जैसे काम हो रहे हैं कराची के अंदर भी, बाकी सिंध के अजला के अंदर भी जैसे जैसे काम होता जा रहा है तो सिंध के अवाम को ये नज़र आना शुरू हो गया है कि अगर कोई पार्टी मुखलिस है सिंध के अवाम के साथ और पूरे सूबे की तरक्की के लिए काम करने को हकीकी माने में तैयार है, वो तरीके इंसाफ है, तो एक लिहाज से तो हमारा फ़ायदा है। ये जितना अगर आज से 6 महीने बाद बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे तो तरीके इंसाफ को और वोट मिलेगा, उससे 6 महीने बाद कराएंगे तो और वोट मिलेगा, क्योंकि ये जो काम शुरू किए थे वो मुकम्मल होने शुरू हो जाएंगे। मनसूबा जो है 1 साल से ज़ायद से रुका हुआ था और उसके बाद अभी भी टाइम दिया जा रहा है। वापदा को दिया गया, अब तक जुलाई में कहा गया रिपोर्ट देगा, क्योंकि जो मैं खुद गया था 70% काम मुकम्मल हो गया, 30% के लिए ज़मीन खरीदनी है, लीगल मसाइल है, प्लानिंग उसको चेंज करनी है, लेकिन अभी तक वापदा ने भी जो स्टडी रिपोर्ट है वो नहीं दी है। तो ये मनसूबा कब दोबारा 1 साल से ज़ायद से वो काम रुका, कब दोबारा स्टार्ट होगा और इसके जो पैसे हैं अब वो कब जारी होंगे ताकि कराची का जो 50% पानी की किल्लत है वो कब पूरी होगी? अच्छा, आप शायद ताख़ीर से आए थे, बिकॉज मैंने तो एक एक स्टेप की तारीख दे दी थी। जून 28 को डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंट मोबिलाइज हुआ, 28 अक्टूबर को उसकी रिपोर्ट आनी है, फरवरी 2022 को काम शुरू होना है और वापडा के तखमीने के मुताबिक अक्टूबर 2023 को K4 मुकम्मल होकर 26 करोड़ गैलन यौमिया पानी कराची पहुंचा दिया जाएगा। और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये अक्टूबर 2023 से बदल के 14 अगस्त तक लेके आया जाए, तो वो पूरी टाइमलाइंस मौजूद हैं। ये सिर्फ 30% मनसूबा मुकम्मल करने वाली बात नहीं थी, उसकी पूरी इंजीनियरिंग को असर नौ दोबारा देखना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम, इसीलिए तब मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ, रुक गया, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का काम किया गया था उस पर इतने सवालिया निशान उठ गए थे कि उसको मुकम्मल करना जो है वो सही फैसला ना होता। हर्डल जारी जगह जगह साइड एरिया के अंदर हमने देखा प्रॉब्लम आ रहे हैं, ट्रैक को रोड नहीं दिया जा रहा। थर्ड फेज के अंदर क्या लग रहा है आपको, उम्मीद रख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, अभी भी इस पे हर्डल नजर आ रही है, जहाँ जहाँ है उसको आइडेंटिफाई नहीं, देखिए ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है, ये एक अबूरी इंतज़ाम किया गया है कि फौरी तौर पे कम से कम वो चलना तो शुरू हो जाए। और उसका एक अच्छा पहलू ये है कि उसकी वजह से वो ज़मीनों पे जो कब्ज़े होते थे रेलवे की ज़मीनों पे वो रुक जाएंगे अगर ट्रेन चलती रहेगी वहाँ पर। लेकिन जो असल हल है वो जो पुरानी लोकल ट्रेन है ना, मैं उसको अभी तक लोकल ट्रेन ही कहता हूँ, वो हल नहीं है कराची का। ये एक जदीद निज़ाम रेल का, और जैसे मैंने कहा कि उसको मुमकिन बनाने के लिए ये ज़रूरी था और उससे कॉस्ट भी बहुत बड़ी है कि 29 किलोमीटर जो है वो हम एलिवेट करेंगे और एलिवेटेड चलेगा, वही उसका हल है इंशाल्लाह। और जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर तो अब हम चंद दिनों की बात रह गई है, 30 सितंबर से पहले आके ग्राउंड ब्रेकिंग वज़ीर आज़म इंशाल्लाह कर देंगे। आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, लेकिन जब ये कोरोना का फेज स्टार्ट हुआ था और वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ था तो मिनिस्टर हेल्थ कहती हैं कि हमने विभाग से कई बार जो है इजाज़त मांगी कि हमें डायरेक्ट वैक्सीन पे इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और विभाग को कई लेटर्स भी लिखे रिगार्डिंग कोरोना वैक्सीनेशन और हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उसको बेहतर करने के लिए भी। तो अब क्या आप कहेंगे कि अगर आप वैक्सीनेशन मजीद कोरोना की करते हैं सिंध कराची में या सिंध के दूसरे शहरों में, थोड़ी कराची, तो आप सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे? क्योंकि वैक्सीनेशन के हवाले से और डिफरेंट जो वैक्सीन है उसमें मिनिस्टर हेल्थ या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का आपके साथ बड़ा कंसर्न है कि आपने उनको बहुत लेट इजाज़त दी है वैक्सीनेशन के हवाले से। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि वाकई में उनको कंसर्न होना चाहिए कि जो चीज़ उनकी जिम्मेदारी थी और उसमें मुकम्मल तौर पे वो नाकाम हो गए और एक टीका भी नहीं सिंध के अवाम को दे सके, वो लाखों की तादाद में सिंध के शहरियों को रोज़ाना वफाक दे रही है, तो वाकई में उनको तशवीश तो होनी चाहिए। दूसरी बात, ये मैं कोई 12वीं दफ़ा इस बात का जवाब दे रहा हूँ, कोई एक ख़त हमें निकाल के दिखा दें। मैं ऑन एयर बोल चुका हूँ, मैं CCI की मीटिंग के अंदर बोल चुका हूँ, एक ख़त हमें निकाल के दिखा दें जहाँ पर उन्होंने हमसे ये कहा हो और हमने उनको इजाज़त ना दी हो। जब वो बोलते हैं, हम बोलते यार 50,000 टीका निजी शोबा ले आया, ये इस झूठ को कोई मान सकता है कि इजाज़त नहीं है टीके लाने की? कौन सा कानून है जो उनको रोकता है? अब वो नहीं ला सकते हैं। आखिरी जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने भाई भाई ऑन एयर कहा था, ये ऑन एयर कहा था, मुझे याद आ गया, मुराद अली शाह ने कहा था कि हमने कोशिश की है ख़रीदने की लेकिन हमारे लिए मुश्किल हो रही है तो ये वफाक ही ख़रीद ले।
तो जनाब कोई ताख़ीर नहीं हुई। आप डेटा निकाल कर देख लें, चाहे पहले दिन से, चाहे वो एहसास कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो हस्पतालों के अंदर जो एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी सप्लाई हो, ऑक्सीजन बेड्स की फरहमी हो, टेस्ट करने के लिए PCR टेस्ट करने के लिए किट्स की फराहमी हो, वैक्सीन की फराहमी हो, इन तमाम चीज़ों के लिए आप उठा के आदादो शुमार देख लें, आपको नज़र आएगा कि सिंध को अपनी आबादी के मुताबिक या उससे ज़्यादा हिस्सा मिला है। अच्छा, एक टीका जरूर लगाया, एक टीका 2 लाख कसद एक टीका जी, करप्शन का टीका लगाया इन्होंने सिंध को। अब ताजिरों ने एहतजाज किया तो कराची में जुमे को NCOC के फैसले जो भी मामला था, कराची में सेफ डे खत्म हो गया, ताजिर सड़कों पर निकले, सेफ डे खत्म हो गया, कारोबार खुल गया। कराची के ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है कि NCOC कोई बात करती है, कराची में नंबर अलग होते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, जो एहतजाज करते हैं। असल क्या फिगर के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट जारी करती है उसका कोई नंबर वेरिफिकेशन के हवाले से है या नहीं है, या जो भी सूरत आ रही है, ताजिर बहुत परेशान है। आप लोगों की जमात भी ताजिरों को भड़काने के लिए सीएम हाउस की तरफ जाने की तरफ इशारा करती है। अच्छा, तो आप लोगों की सियासत ताजिरों को सपोर्ट कहाँ करेगी? अच्छा, आपको दो बातें इसकी बता दूं। पहली बात तो ये, मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने मुतअद्दिद बार ये ऑन एयर कहा था कि जो पहले 12 महीने थे हमारे, उसके अंदर सियासी पार्टियों का इख्तलाफ चलता रहा एक दूसरे के साथ। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, आप शाम को 7 बजे टीवी खोलते तो 11 बजे तक गोलाबारी हो रही होती थी, लेकिन सूबाई हुकूमतों के साथ हमें ताउन में कोई मसला पेश नहीं आया। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा इस बात पर कौन इसरार करते थे कि फैसले जो हैं वो सेंट्रलाइज किए जाएं और NCOC सारे मुल्क के लिए फैसले करे? वज़ीर आला मुराद अली शाह। मुझे याद है पहली दफ़ा पिछले रमज़ान में उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पहली दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि असद बहुत प्रेशर है, मैं नहीं ये प्रेशर ले सकूँगा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पंजाब वाला से भी बात कर लें, उन पर भी प्रेशर है, ताकि एक ही फैसला हो जाए। ये पिछले 3 महीने से इतनी कन्फ्यूजन में चाहिए, इतनी कन्फ्यूजन में चाहिए। पहले को ऐलान कर देते हैं, 10 में से 9 दफ़ा ऐलान से पीछे भी हटना पड़ता है। आपको याद है उन्होंने कहा था सब बंद, फैक्ट्रियां बंद, बस बंद, 2 दिन के बाद वापस हटना पड़ा। भाई करते क्यों हो? उसके बाद अभी ऐलान कर दिया, मंडे को उधर नोटिस चला गया, स्कूल भेज रहे हैं टीके लगाने के लिए, फिर वापस लेना पड़ा। तो जब आपका दारोमदार मुकम्मल तौर पे वफाक के साथ है और वफाक आपके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहा है, तो बराए मेहरबानी इस ताउन को जारी रखिए। आपका भी अपना सियासी फ़ायदा भी इसी में। दूसरा, ताजिरों के ऊपर आ जाए। मेरा तो बैकग्राउंड है, कराची के ताजिर की आपने बात की, खैर मेरा 27 साल 28 साल कारोबारी ज़िंदगी मेरी गुजरी है। ज़्यादातर तो मेरे ये दोस्त हैं, तो मुझे कोई शौक़ है कि मैं इनके ऊपर बंदिशें लगाता हूँ। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की तरफ मैं आपकी निशानदेही कराऊंगा। पहली बात तो मैं कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी गैलप ने सर्वे किया और अवाम से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप वफाकी हुकूमत ने जिस तरीके से कोरोना के ऊपर दिफा किया है और फैसले किए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? तो 76% अवाम ने ये कहा कि वो मुतमईन है। यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी के वोटर्स भी कई ये कह रहे थे कि वो मुतमईन है वफाक की पॉलिसी से। तो मैं अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये अवाम की मदद के बगैर कामयाबी हो भी नहीं सकती थी। आखिरी चीज़ उसमें मैं सिर्फ बता दूँ, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं चलाती, वफाकी हुकूमत का वो रिसाला नहीं है, दुनिया का एक माना व लीडिंग मैगज़ीन है, ग्लोबल रैंकिंग की, सारी दुनिया की उन्होंने आलमी रैंकिंग की। और उन्होंने सवाल ये पूछा कि कौन सी हुकूमत की सबसे कामयाब पॉलिसी थी जिससे कोरोना की वजह से कारोबार के अंदर और ज़िंदगी के अंदर सबसे कम असर पड़ा, मनफी असर पड़ा, और सेहत का निज़ाम भी ठीक चलता रहा। तीसरे नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान था, पहले नंबर पर न्यूजीलैंड और हांगकांग थे, जो छोटी छोटी आबादियों के मुल्क हैं। तो हमने जो फैसले किए उससे मुश्किलात ज़रूर पैदा हुई, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पे कराची का ताजिर, पाकिस्तान का ताजिर बहुत बेहतर सूरत हाल में है उन फैसलों की वजह से। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि वो कोऑपरेशन जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आखिरी एक ऐलान सुन लें। इकोनॉमिस्ट की बात की, गैलप सर्वे की बात की, मगर महंगाई तो रुकने का नाम नहीं लेती, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, असल मसाइल की तरफ तो आप आई नहीं।
सही। आपने सारी प्लानिंग की बात तो कर दी, सही। मगर गरीब का मसला आटा है, बिजली है, पानी है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त गरीब को सांस नहीं आ रहा होता और उसको अस्पताल में ऑक्सीजन का बेड नहीं मिल रहा होता ना, तो वो भी गरीब का मसला। सर नहीं सर, सवाल आप पूछेंगे जवाब मैं दूंगा। सवाल हो गया आपका। वो जिस वक्त दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर तड़प रहे थे लोग, वो गरीब लोग भी थे। तो पहली बात तो ये आपका सवाल कि असल बातों पे आपने, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आपने अपने सवाल में क्या असल बातों पे नहीं आते। सर जिस दिन खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा होगा तो मैं पूछूंगा आपसे कि ये असल बात है या नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक आटे और चीनी की बात थी, भैया किल्लत तो हमने कहीं नहीं देखी सिवाय एक जगह पे। पिछले साल आपको पता है 860 रुपए की गंदम पूरे आटा जो है वो पूरे पंजाब में मिल रहा था, इस्लामाबाद में मिल रहा था, कराची में 1150, सक्खर में 1200। कभी पूछा आपने कि ये क्या चक्कर है उसी पाकिस्तान के अंदर? और सिंध अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम पैदा करता है क्योंकि इन्होंने 4 माह रिलीज करने से इनकार कर दिया, कीमतें बढ़ती चली गई, वरना किल्लत कोई नहीं है। आलमी खुर्दोनोश की चीज़ों के अंदर कीमतों में ज़रूर इजाफा हुआ है, किसी में 80%, किसी में 90%, किसी में 100%। उसकी वजह से महंगाई का असर ज़रूर आवाम के ऊपर पड़ता है, लेकिन पूरी कोशिश की गई है। गरीब तरीन जो तबका है उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम किया गया। आगे देख लें। आपके सवाल नहीं जवाब। अच्छा लास्ट आखिरी अली एक मिनट अली ज़ैदी की सुन लें। जिसका शुक्रिया अदा कर दिया गया, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा करे थे? वो फॉरेन फंडिंग केस आपकी ऑपोजिशन के मुताबिक डिले कर रहे हैं, फैसल मामला का भी केस डिले कर रहे हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करेंगे? सर मैम, हम तो चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ तहरीके इंसाफ का केस नहीं रखा हुआ, तमाम पार्टियों के केस रखे हुए। हम तो एक दफा नहीं 50 दफा इल्तिजा कर चुके हैं कि फैसले करें। हम वेलकम करते हैं, कल फैसले करें, लेकिन सारी पार्टियों के फैसले करें। अच्छा साहब, एक बात है, आप भी कराची के शहरी हैं, सिंध हुकूमत की नाअहली की बातें होती रहती है। सिंध हुकूमत की एक और नाअहली सामने आई है, एएमसी से वो टैक्स वसूल कर नहीं सकते। अब वो पीडीवी की तर्ज पे चाहते हैं कि वफाक भी उनको टैक्स जमा करके दे और के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगाया जाए। सर मेरी कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। अच्छा ये बताइए